खबर आपको बताएं दिल्ली से, जहां पर इनकम टैक्स के दफ्तर में आग लगने का मामला सामने आया है। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद हैं। खिड़कियों से कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। खिड़कियों के जरिए जो कर्मचारी, जो लोग अंदर थे, उन्हें बाहर निकाला गया है। दिल्ली में जहां ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां इनकम टैक्स का ये दफ्तर, इसमें किस तरीके से ये आग फैली। और आपको बताएं कि जो कुछ लोग अंदर मौजूद थे, उन्हें खिड़कियों के रास्ते बाहर निकाला गया है। मौके पर जो दमकल कर्मी है वो पहुंचे हुए हैं। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर बताई जा रही हैं। हालांकि किस वजह से ये आग लगी, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही, ये साफ नहीं है। पहली प्राथमिकता है कि जो लोग अंदर हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। और आपको बताएं कि खिड़कियों के जरिए कर्मचारियों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला है। उनकी जान बचाने के तो तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। ये तस्वीरें इनकम टैक्स के दफ्तर की है राजधानी दिल्ली से। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आईटी ऑफिस में इनकम टैक्स जो ऑफिस है, वहां पर कैसे ये आग लगने की पूरी घटना सामने आती है। और दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर फिलहाल पहुंची हुई हैं। तमाम प्रयास यहां पर आग बुझाने के किए गए हैं। और इसके अलावा जो कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे, उन्हें भी बाहर यहाँ पर निकाला गया है, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही थी। लेकिन क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है, किस वजह से ये आग लगने की घटना सामने आई है, ये अभी तक हालांकि साफ नहीं। देखिए, संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो बिल्डिंग है उसकी 3री मंजिल पर ये आग लगी है। और इसके बाद 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। जो कर्मचारी उसके अंदर मौजूद थे, जो फंसे हुए थे, उन्हें खिड़कियों के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग किस तरीके से फैल गई है वो भी आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो तस्वीर सामने आई है जिसमें इनकम टैक्स ऑफिस में ये आग लगी है। और उसके बाद दमकल विभाग को बुलाया जाता है। 10 गाड़ियां लेकर के दमकल विभाग यहाँ पर पहुंचा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, किस बड़े स्तर पर चल रहा है, ये भी देखिए। क्योंकि जो कर्मचारी अंदर फंस गए हैं, उन्हें निकालना, उन्हें सुरक्षित निकालना सबसे पहले प्राथमिकता बना हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिस में जो आग लगी है, उसके धुएं को दूर दूर तक देखा जा सकता है। इसके पहले गृह मंत्रालय की बिल्डिंग में भी आग लगी थी। और अब फिर से आग की एक घटना हुई है आईटी ऑफिस में, क्योंकि गर्मियों का वक्त है और थोड़ी सी चिंगारी आग को भड़का देती है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि आग कहीं ना कहीं भयावह है। और यही वजह है कि 10 गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई हैं। मीडिया अलाउड नहीं है। फतेहपुर में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति जी यहाँ पर हमें दिख रही हैं, जो लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, गांव कस्बों में जा रही हैं, जनता को बता रही हैं कि क्या कुछ काम हुए हैं और आगे क्या कुछ विकास किया जाएगा। हम बात करेंगे साध्वी जी से। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है इस चुनावी प्रचार में? आनंद से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कितना आप आश्वस्त हो जीत को लेकर? शायद मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ 2 सभाओं में रहे, जनता का प्यार आपको दिखा होगा। मेरे लिए जनता काम कर रही है। और आपने एक शब्द प्रयोग किया, नेता। मुझे लग रहा है मेरे साथ वो लागू नहीं होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के प्रथम सेवक हैं, तो मैं फतेहपुर की प्रथम सेवक हूँ। और वैसे भी लोग आपको या तो साध्वी जी बोलते हैं या दीदी जी बोलते हैं। पूरा फतेहपुर दीदी मानता है, मैं अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए मैं परिवार भावना से काम कर रही हूँ। मेरा परिवार फतेहपुर है। फतेहपुर की जनता को आपने क्या क्या दिया? देखिए, फतेहपुर ऐतिहासिक धरती है। यदि हम लेखनी की दृष्टि से पत्रकारिता जगत में देखें तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी यहीं से हैं। ये जो क्षेत्र में मैं घूम रही हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का क्षेत्र है। और ये फतेहपुर ऐतिहासिक जनपद रहा है। मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन हुआ क्या, इस जिले की उपेक्षा हुई जी। चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, ये जनपद उपेक्षा का शिकार रहा। यही कारण है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बागडोर संभाली, पूरे देश में जिलों का सर्वे करवाया, उसमें से हमारा जनपद 112वें स्थान पे था। उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान था। जब अभी काम करते करते रोड, जहाँ आप चल रही है, रोड चलने लायक नहीं थी, पानी भरा हुआ था। साध्वी जी, बहुत बड़ी बात है कि गांव में महिलाओं को शौचालय मिल रहा है, क्योंकि पहले जंगलों में जाना पड़ता था। वो काफी इस बात को लेकर खुशी व्यक्त कर रही हैं। सड़कें पक्की हैं, यहाँ पर हमें लाइटें दिख रही हैं। कौन से ऐसे काम है जो अभी अधूरे रह गए हैं और आपके 3रे कार्यकाल में होंगे? कि आपने शौचालय की बात की तो मैं उसकी भुक्तभोगी हूँ। सूर्यास्त की प्रतीक्षा हम लोग गाँव में करते थे, कब सूर्य हो अस्त हो तब हम शौच क्रिया के लिए जाएं।
जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की तो विपक्षियों ने मजाक उड़ाया था। उनके लिए शौचालय मजाक हो सकता है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालय मजाक नहीं था, वो इज्जत घर था। देखिए, सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है ये टक्कर थोड़ी कांटे की टक्कर है? कोई टक्कर नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष अब प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है जी। ये पता नहीं सपा का क्या रिवाज है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष रह के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव का बहाना करके हटा दिया। लेकिन जिस जनपद के हैं, मुलायम सिंह के शासन से लेकर के अभी तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 3-4 बार 5 बार एमएलसी रहे हैं। आपको जिले में कहीं भी पत्थर नहीं लगा मिलेगा। जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हो और अपने जिले की चिंता ना करे, 2-2 बार सरकारें प्रदेश में रही हों, तो जनता कैसे स्वीकार करेगी? साध्वी जी, आपको लगता है कि अंडर करंट भी कुछ काम करेगा? लोग भले कह रहे हो कि बीजेपी की लहर है, लेकिन अंडर करंट कुछ और नतीजे आए? कोई करंट नहीं है, बीजेपी का है। मोदी जी हर बूथ में चुनाव लड़ रहे हैं। आपने साध्वी जी, आपने एक जमाने में भिक्षा मांग के अपने आश्रम को चलाया है। आप संघर्ष को काफी नजदीकी से जानती हैं, कैसे उस जब पल को याद करती हैं? देखिए, मैं देखा नहीं है, जिया है उसको, और वो क्षण भी देखा सन 77 का, जब सूखा पड़ा। इंदिरा गांधी ने काम के बदले अनाज की घोषणा की थी। वो भी पूरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता था यदि रोटी बना के मेरी माँ खिलाती। एक ज़माना ये आया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, कोविड जैसी महामारी आई तो उस समय मुफ्त में राशन भी दिया, और यदि गांव में जो काम छूट गया था, मेरा विभाग है, काम करने वालों को गांव में ही रोजगार दिया। यदि मैं देखूं तो 65 साल बनाम 10 साल, धरती आसमान का फर्क मिलेगा। राम मंदिर का जब हम जिक्र करते हैं तो उस आंदोलन में आपकी निर्णायक भूमिका रही है। कोई नहीं भूल सकता है कि किस तरीके से कद्दावर तरीके से आपने दमदार तरीके से आवाज को बुलंद किया। लेकिन आज मोदी जी भी कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर बनाने की तारीख पूछते थे, आज राम मंदिर जा नहीं रहे, निमंत्रण ठुकरा रहे हैं और जाने की तारीख नहीं बता रहे। आश्चर्य है, जो राम सेतु को नकारते रहे, राम को नकारते रहे, और जब हम, क्योंकि हमारा ये मुद्दा नहीं था, राम हमारी आस्था है, मुद्दे हमारे विकास के हैं, आस्था कभी मुद्दा नहीं बन सकता। आप कह रही हैं कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है इन चुनावों में? मुद्दा हमने कभी माने नहीं, वो हमारे आराध्य हैं, उनका मंदिर बनना चाहिए था। आंदोलन किया, और मेरी भी गिलहरी की तरह उस आंदोलन में भूमिका रही है। हमने वो भी दृश्य देखा था जब कार सेवकों की छातियों को गोलियों से भुना गया था। अयोध्या की गलियां रक्त रंजित थी, वो भी देखा है। खेतों से हम भगे थे, अब भावुक हो गई इस पल को। और वो क्षण मुझे याद आता है कि किस तरह से गोली लगे हुए व्यक्ति को सरजू में बहाया गया था। किसका बेटा गया, किसका भाई गया, कौन बहन बिना राखी के रह गई, वो क्षण नहीं भूल सकते हैं। कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाना, मुलायम सिंह ने कहा मेरी मजबूरी है। किसके लिए मजबूरी थी भाई? क्या एक वर्ग को खुश करने के लिए? क्या एक समाज के वोट बैंक के कारण तुमने गोली चलाई? और मेरा भी एक नेता था, बाबू कल्याण सिंह जी, जब कार सेवक विवादित ढांचे की तरफ चले, उनके बयान, उनकी जुबानी, गृह मंत्री ने फ़ोन किया कि कार सेवक ढांचे की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे प्राउड होता, गर्व होता है कि मेरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बाबू कल्याण सिंह जी ने कहा था कि बढ़ नहीं चुके, ढांचा टूट चुका है, मैं गोलियां नहीं चलाऊंगा, और 5 बजे जाकर इस्तीफा दे दिया था। साध्वी जी, मुसलमानों की अगर हम बात करें, यानी कि अल्पसंख्यकों की, तो उनका ये मानना है, वो हर बार कहते हैं कि इस देश में उनको खतरा है। लेकिन एक रिपोर्ट अभी सामने आई है जिसमें पता चला है कि 2015 तक अगर देखें तो 43% उनकी जनसंख्या बढ़ी है और हिंदुओं की जनसंख्या 7.8% घटी है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दल एक भय पैदा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमान खतरे में हो जाएगा। मेरा मानना है कि मुसलमान इस देश का नागरिक खतरे में नहीं है। इस देश के अंदर जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, मजहबी चश्मा लगा कर के वोट मांगने वाले लोग हैं, उनकी पार्टियां, उनके परिवारवादी लोग खतरे में हैं। और मैं इतने कहना चाहती हूँ कि देश के संसाधनों पर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। मेरे प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी 4 जाति हैं, युवा, किसान, महिला और गरीब, मुझे उनके लिए काम करना है। क्यों? क्या देश के अंदर और नागरिक नहीं रह रहे?
क्या देश के अंदर और नागरिकों का अधिकार नहीं था उसमें? हम दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन इस तरह का राजनीतिक चश्मा पहन के कांग्रेस की फितरत रही है कि फूट डालो, राज करो। आज जिस तरह से कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं मोदी जी संविधान को खत्म कर रहे हैं, संविधान उस दिन खतरे में नहीं पड़ा था जब 84 में दंगे हुए? संविधान उस दिन कहाँ था? क्या संविधान की शपथ नहीं खाई थी तुम्हारी दादी ने जब इमरजेंसी लगाई थी? संविधान खतरे में नहीं है। संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं उन्हीं अधिकारों को संशोधन करके, जैसे महिलाओं का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं कर पाए? मोदी जी ने साहस दिखाया, महिलाओं की राजनीतिक भारी 33% हो, वो मोदी जी ने करके दिखाया। आपको लग रहा है कि विपक्ष कामयाब हो पाएगा? जो